Today's topic is phenylalanine और केस देखते हैं बेटा. A 3-day-old male infant is brought to the emergency department due to poor feeding, vomiting, lethargy and irritability. His parents report a maple syrup-like odor in the urine. कौन सी odor बेटा? Maple syrup-like. मेपल सिरप की ऑर्डर कैसी होती है? अगर यहाँ पे लोग हैं फ्रॉम महाराष्ट्र, स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बेटा यहाँ पे शुगर केन बहुत होता है इन दोनों जगह पे, तो दे मस्ट बी वेरी वेल फेमिलियर कि वो बेटा फ्रेश रॉ गुड़ बनता है ना बेटा, उसकी ऑर्डर कैसी होती है? बिल्कुल वैसी होती है. मेपल सिरप इज क्लोज टू दैट बर्न्ड शुगर और दैट फ्रेशली प्रिपेयर्ड जैगरी, वैसी स्मेल होती है. ठीक है. The infant was born at full term with no complications and prenatal history was unremarkable. There is no family history of metabolic disorders. Name a few metabolic disorders. इस केस के रिस्पेक्ट में बेटा, yes, like phenylketonuria, or I should say inborn error of metabolism. I should have elaborated. ठीक है, बोलो बेटा, और कौन कौन से होता है inborn error of metabolism? Your answer was correct, diabetes. पर इसके रिस्पेक्ट में बेटा phenylketonuria, देन और बोलो बेटा एक दो और. alkaptonuria, cystinuria, तो Gerard's tetrad में आ गए. टायरोसिनीमिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और कौन से पढ़े थे बेटा? बहुत सारे होते हैं. ठीक है. ईच अमाइनो एसिड, if there is some enzyme deficit in that, it can lead to a metabolic disorder. Okay. On examination, the baby is irritable with hypotonia and intermittent dystonia. Laboratory investigation reveals plasma amino acid analysis, elevated leucine, isoleucine and valine. Leucine, isoleucine and valine. प्लाज्मा में बेटा सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाएंगे. लेकिन किनका लेवल एलिवेटेड है और वो बाकियों से सेपरेट कैसे होंगे, एक दूसरे से सेपरेट कैसे होंगे, इसका प्रोसीजर जानते क्या होता है? बताया था मैंने. किससे हम अमाइनो एसिड सेपरेट कर रहे थे? क्रोमेटोग्राफी. क्या था प्रोसेस का नाम? क्रोमेटोग्राफी. ठीक है. देन यूरिनरी ऑर्गेनिक एसिड एनालिसिस, इंक्रीज्ड कीटो एसिड्स इंक्लूडिंग अल्फा कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड. सीरम अमोनिया माइल्डली एलिवेटेड. सीरम अमोनिया इज माइल्डली एलिवेटेड. बेटा सीरम अमोनिया अगर माइल्डली एलिवेटेड होगा तो ब्लड पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ सीरम अमोनिया इज माइल्डली एलिवेटेड एज शोन इन दिस केस, अगर मैं खाली ये पैरामीटर लेकर चलूं तो ब्लड पीएच पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? इफ देयर इज माइल्ड अमोनिया और एलिवेटेड अमोनिया, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ब्लड पीएच? यहाँ पे है ना, देखो सीरम अमोनिया माइल्डली एलिवेटेड. हाँ, तो ब्लड पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? हाँ, जोर से बोलो ना. इंक्रीज होगा ना ब्लड पीएच बिकॉज इट इज माइल्डली एलिवेटेड. व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, माइल्डली बेसिक. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम बेसिक, इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी. इट इज वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी. और बॉडी के किस टिश्यू पे बेटा इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है? नर्वस टिश्यू, द ब्रेन टिश्यू. बेटा वहां स्पेशल मैकेनिज्म होता है ग्लूटामिनेज एंजाइम, जिससे ग्लूटामीन और ग्लूटामिनेज एंजाइम से एक मैकेनिज्म रेगुलेटेड होता है टू ट्रैप ऑल द अमोनिया विच इज इमीडिएटली जनरेटेड इन ब्रेन ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू. देख दिमाग में भी तो सेल्स होता है ना, they also perform various metabolic activities, even ammonia will be generated there, but brain tissue has specialized mechanism to trap it immediately, वहाँ accumulate नहीं होता. Then blood gas analysis, normal anion gap, metabolic acidosis. What is anion gap? What is anion gap? What is anion gap? Who wants to answer this? What is an ion gap? छोड़ दो normal and metabolic acidosis, leave it. Just tell me what is an ion gap. Yes. Which one? Calcium. It is calcium. And which is the most abundant intracellular cation?
इट इज पोटेशियम। अगर हम इसे एक सेल मेम्ब्रेन मान लेना बेटा, which separates inner component and outer component of the cell, एक ECF है, एक ICF है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, that there will be electrical neutrality across the membrane, there will be electrical neutrality। 500 तरह के चार्ज बेटा अंदर होंगे, 500 तरह के चार्ज आपके बाहर होंगे, लेकिन हमारे पास इतना सेटअप तो नहीं होता ना कि हम एक एक चार्ज को इंडिविजुअली मेजर करें, नहीं होता ना भाई। आपके ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में तो यार 500 कैटायंस घूमता है, 500 एनायंस घूमते हैं। हम एक एक को पकड़ के कब तक मेजर करते रहेंगे टू गेट द एग्जैक्ट amount of cations and anions there. Similarly inside the cell also. So what we do, we calculate a few major cations in the ECF, similarly for anions, and we repeat the same process inside the cell. तो हमें क्या मिलता है, एक गैप मिल जाता है। अंदर एक्चुअली चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाहर थोड़ा सा कम होता है। There is a slight gap जो unmeasured cations और anions का होता है। किनका अनमेजर्ड कैटायंस और एनायंस। ये वही माइनर चार्जेस होते हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, दैट इज एनायन गैप बेटा। एनायन गैप इज जनरेटेड और इट इज कैलकुलेटेड बाय दोज अनमेजर्ड कैटायंस और एनायंस। जैसे ECF में हम बेटा क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेशियम कैलकुलेट, सोडियम कैलकुलेट कर लेंगे और कैल्शियम कैलकुलेट कर लेंगे। एनायंस में क्या कर लेंगे बेटा, क्लोराइड कर लेंगे। इनसाइड द सेल हम क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेशियम कर लेंगे, फ्यू मेजर ऑर्गेनिक एसिड्स कर लेंगे एनायंस में, एंड क्लोराइड एंड सोडियम। और यू कैन इवन इंक्लूड मैग्नीशियम आल्सो, दैट मैग्नीशियम भी होता है ठीक ठीक। बस इनका सम टोटल कर देंगे तो हमें एक चार्ज का गैप मिलेगा। किसका गैप मिलेगा, चार्ज का गैप बेटा, उसे ही एनायन गैप कहते हैं। अगर मैं सारे कैटायंस बाहर भी मेजर कर लूं, एनायंस भी बाहर मेजर कर लूं, सारे वही अंदर भी मैं कैलकुलेट कर लूं, तो वो नेट वैल्यू 0 आएगी। लेकिन यहाँ पे जो अनमेजर्ड एनायन गैप, अनमेजर्ड गैप आ रहा है ना बेटा चार्जेस में, दैट इज एनायन गैप। समझ आई बात। ECF में बेटा एक और बहुत मेजर एनायन होता है, पता है कौन सा, बाइकार्बोनेट, उसे भी मेजर किया जाता है अलॉन्ग विद क्लोराइड। लेकिन ECF में बेटा आयरन भी होता है, फेरस फेरिक दोनों होते हैं, हम उसे तो मेजर नहीं करते क्योंकि बहुत कम होता है। क्यों हम अपना प्रोसीजर उसमें लगाएं। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा अगर एनायन गैप आपको नहीं पता होगा। अब बताओ 15-20 मिनट आपके डाइवर्ट हो गए जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज एनायन गैप, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना है, नॉर्मल। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज बेटा, yes 70 to 110 mg per dl, 72। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग abnormal for branch chain amino acids। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होता है बेटा, लाइक जेनेटिक स्क्रीनिंग। हम उसका पूरा जेनेटिक मेकअप देखते हैं कि किस एंजाइम में या किस कोडिंग रीजन में जीन के डिफेक्ट है। तो किस में आ रहा है बेटा, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में। किसमें, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में। And which are the branch chain amino acids? Leucine, isoleucine and valine. Now, a word on this, जो भी diagnose हुआ है, क्या diagnosis है बेटा वैसे? Maple syrup urine disease, and which is the cardinal feature of identification of MSUD? Burnt sugar like smell or maple syrup like smell in urine. किसमें? Urine. MSUD is caused by BCKDH deficiency. What is this? Branch chain alpha ketodehydrogenase deficiency leading to accumulation of leucine, isoleucine and valine. Okay? The BCKD complex is essential for branch chain amino acid metabolism requiring TPP, lipoic acid, coenzyme A, FAD and NAD. कौन सा विटामिन है ये, कौन सा है, दिस इज B1। ये कौन सा बेटा, दिस इज B5। जोर से बोलो बेटा, B5, दिस इज पेंटोथेनिक एसिड। देन दिस वन क्या है ये, B2, कौन सा, राइबोफ्लेविन। एंड दिस वन
क्या है ये? नायासिन। कौन सा? नायासिन B3। कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। मान लो अगर आपके पास कोई इसका MSUD का केस आता है तो पता बेटा याद क्यों होने चाहिए। आप सप्लीमेंट्स में क्या देंगे? द फर्स्ट वन शुड बी B1, फर्स्ट वन शुड बी, देन लाइपोइक एसिड, आफ्टर दैट B5। ये सब देने पड़ेंगे आपको। वहां पे ये नहीं आपसे बोलेगा कि NAD का सप्लीमेंट चढ़ाइए, FAD का सप्लीमेंट, नो। तो सीधा बोलेंगे बेटा थायमिन दीजिए, राइबोफ्लेविन दीजिए, इतना इतना क्वांटिटी में, इतना इतना डोज में, एज पर द सिवियरिटी, एंड अलोंग विद दैट लाइपोइक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। ओके। अर्ली डायग्नोसिस वाया न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड डाइटरी मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड इंप्रूव आउटकम्स। चलो डायग्नोसिस क्या बेटा देखो, मेपल सिरप यूरिन डिजीज, मेपल सिरप यूरिन डिजीज MSUD, a disorder of branch chain amino acid metabolism due to deficiency of branch chain alpha keto acid dehydrogenase complex। ये वाला, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आज। कौन, क्या फुल फॉर्म है इसकी? ब्रांच चेन अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो। Now, what is the biochemical basis of this disorder? MSUD results from deficiency of BCKD complex leading to inability to degrade the branch chain amino acids। कौन कौन से? Beyond their transamination products, beyond their transamination products. This leads to the accumulation in plasma and their respective keto acids in urine, causing neurotoxicity। बेटा ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है? अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है और एक कीटो एसिड जनरेट होता है, कीटो एसिड जनरेट होता है। अब लेट अस से ल्यूसिन का ट्रांसअमाइनेशन हो रहा है, किसका? ल्यूसिन का। तो बेटा ल्यूसिन का अगर ट्रांसअमाइनेशन हो रहा है तो इससे अमोनिया ग्रुप रिमूव होकर कहीं और जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? कीटो एसिड बचेगा। क्या बचेगा? ल्यूसिन का कीटो एसिड। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड? ल्यूसिन्स डेरिवेटिव कीटो एसिड। ठीक है, ल्यूसिन से डेराइव हुआ कीटो एसिड। सिमिलरली फॉर आइसोल्यूसिन एंड सिमिलरली फॉर वेलिन। वेलिन। अब देखो क्या होगा। अब जब ट्रांसअमाइनेशन के आगे नहीं बढ़ पा रहा है मेटाबॉलिज्म, किसके आगे? ट्रांसअमाइनेशन के। तो खुद सोचो बॉडी कितना ट्रांसअमाइनेट करती रहेगी। एक बार जब ट्रांसअमाइनेशन बहुत ज्यादा हो गया तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। दैट प्रोसेस वुड बी शंटेड ऑफ और क्लोज्ड ऑफ। देन व्हाट विल हैपन? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड एंड इवेंचुअली बॉडी। ठीक है भाई, आप एक अमाइनो एसिड का कितना ट्रांसअमाइनेशन कर लेंगे? एक लिमिट होती है ना हर चीज की, एक हद होती है। उसके बाद तो हम फ्री अमाइनो एसिड्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और बेटा जो ट्रांसअमाइनेशन हो गया है उससे जो कीटो एसिड्स जनरेट हुए हैं, दे कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड कीटो एसिडोसिस एंड कीटो एसिडोसिस। आप लोगों ने बेटा रोथेरास टेस्ट लगाया? सबने लगाया ना? बेटा रोथेरास टेस्ट का कभी सैंपल आपने स्मेल करके देखा है? बड़ी अच्छी सी स्मेल करता है। It smells very nice, the sample रोथेरास टेस्ट का जो है। Why? Because it has ketone bodies. It has ketone bodies. तो कीटोन बॉडीज का बेटा सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन पता क्या होता है? उनमें से सैंपल में से स्मेल बड़ी अच्छी आती है। They smell really nice. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में बेटा, या डायबिटिक भी नहीं, आई शुड से जो कीटोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन सैंपल से बेटा स्मेल स्लाइटली फ्रूटी स्मेल आती है। कीटो एसिडोसिस के पेशेंट्स में भी बेटा स्लाइटली फ्रूटी स्मेल आती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मेपल सिरप जैसी स्मेल आती है। कैसी? खुशबू तो अच्छी आती है, बट दैट मेपल सिरप इज ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। ओके, देन describe the metabolic pathway affected in MSUD. The normal metabolism of branch chain amino acid involves transamination. सबसे पहले क्या है? ट्रांसअमाइनेशन। याद होना चाहिए, ट्रांसअमाइनेशन या उससे उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा प्रोसेस। ठीक है, तो देखो ल्यूसिन का क्या हो रहा है? अल्फा कीटो आइसोकैर्पोइक एसिड। ठीक, आइसोल्यूसिन अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड, वेलिन। अल्फा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी, इनको बस देखो।
This reaction is catalyzed by branch chain amino acid transferase BCAT. कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है बेटा? Which enzyme? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड अमाइनो ट्रांसफेरेज। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? क्या ट्रांसफर होता है बेटा इसमें? अमाइनो ग्रुप। और किनकी हो रही है? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की। किनकी? तो बेटा नाम क्या हुआ? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड अमाइनो ट्रांसफेरेज। क्या मुश्किल है याद करना? ज्यादा मुश्किल है? प्रोसेस याद कर लो क्या हो रहा है। दैट्स इट। Then oxidative decarboxylation. Second pathway is oxidative decarboxylation. This step requires the BCKG complex, which is defective in MSUD. The reaction requires thiamine pyrophosphate lipoic acid coenzyme A, FADN, NAD. FADN. What is decarboxylation? Removal of कार्बन डाइऑक्साइड। आज कौन सा बेटा हम बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन पढ़ रहे थे विच वाज इन्वॉल्व्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन? गुड। इट इज B7. Further metabolism. Normally the products enter the citric acid cycle for energy production. 3 स्टेप्स है बेटा। सबसे पहला क्या है? ट्रांसअमाइनेशन, देन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और जब इतना हो जाएगा तो ये सब कहां चले जाएंगे? TCA साइकिल में। अरे TCA साइकिल कहां पे? TCA साइकिल। What are the biochemical consequences of BCKG deficiency? अब देखते हैं बेटा, अगर ये डेफिसिट है या जीन डिफेक्टिव है तो इसका बायोकेमिकल डिफेक्ट या पैथोफिजियो क्या होगी? Accumulation of branch chain amino acid in blood and tissue leading to neurotoxicity. क्यों बेटा एक्यूमुलेट होने लग जाता है? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। तीनों में से कौन सा सबसे खतरनाक होता है? सोचो। Which one is more dangerous of all three, causing the most neurotoxicity? सबसे ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक कौन है तीनों में से? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन। ये पूछते हैं बेटा एग्जामिनर, रीजन भी मांगते हैं। बोलो। वेलिन तो सबसे मासूम है इन तीनों में से। It is leucine. Which one? During the ammonia part, I explained you ना कि there is a special mechanism of trapping ammonia in brain. Trapping ammonia in brain using glutaminase enzyme. बेटा जब ल्यूसीन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना सेरिब्रल टिश्यूज में, किसमें? सेरिब्रल टिश्यू में या ब्रेन में, तो पता क्या होता है? दैट एंजाइम इज हैम्पर्ड। उस एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी हैम्पर होने लग जाती है, causing ammonia or ammonium ion accumulation in nervous tissues. ठीक है? Which is very dangerous and toxic. इसीलिए बेटा ल्यूसीन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी सबसे तेजी से जनरेट करता है। Then accumulation of branch chain keto acids in urine producing the characteristic maple syrup odor. मैंने आपको बताया जब ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होगा तो अमोनिया ग्रुप रिमूव हो जाएगा बेटा, पीछे क्या बचेगा? कीटो एसिड्स। किन के? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन के। तो बेटा उनका भी एक्यूमुलेशन होगा। किनका? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड्स। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड्स इन यूरिन प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टरिस्टिक मेपल सिरप ओडर। Will they give Rotheras test positive? How many of you are saying yes? Please raise your hands. They give Rotheras test positive. सिर्फ एक, उसने भी नीचे कर लिया। How many of you are saying no? They won't give Rotheras test positive. So none of you have the courage to form an opinion.
Why? क्या बेटा? इट गिव्स पॉजिटिव रोथेरास टेस्ट. These ketone bodies will give positive Rothera's test. ठीक है, लेकिन रोथेरास टेस्ट कंक्लूसिव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें नहीं पता दैट आइदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम MSUD या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, या हो सकता है दैट पर्सन माइट बी स्टार्विंग, क्योंकि स्टार्वेशन में भी कीटोन बॉडीज आने लग जाती है ना यूरिन में. कीटोन बॉडीज हैं, ये रोथेरास टेस्ट बता देगा. क्यों है ये नहीं बता पाएगा, ये हमको खुद देखना पड़ेगा. Then mild metabolic acidosis due to buildup of organic acids. Mild metabolic acidosis due to buildup of organic acids, especially ketone bodies. Especially ketone bodies. Interference with neurotransmitter synthesis. Elevated leucine inhibits uptake of other essential amino acids in brain, leading to neurotransmitter imbalance. Apart from the glutaminase mechanism, बेटा ल्यूसिन का टॉक्सिसिटी का एक और देखो, how toxic leucine is. Elevated leucine inhibits uptake of other essential amino acids. बेटा अगर ल्यूसिन का लेवल बढ़ जाएगा ना ब्रेन में, किसका? ल्यूसिन का लेवल. सेल्स को तो रेगुलर मेटाबॉलिज्म करना ही करना है, दे हैव टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस, उनको रेगुलर अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो बेटा जब ल्यूसिन का लेवल बढ़ जाएगा ना, द अदर एसेंशियल अमाइनो एसिड अपटेक इज स्टॉप्ड in the brain, leading to neurotransmitter imbalance. Who can relate this thing with clinical explanation? Tell me, बोलिए. इसकी एक रिवर्स एक्सप्लेनेशन बेटा मैंने PKU में दी थी. फिनाइल है ना, एक स्टेप आगे, टायरोसिन. यस, टायरोसिन. खुद सोचो बेटा, जब ल्यूसिन का लेवल बढ़ जाएगा ब्रेन में बहुत ज्यादा, तो मान लो पहले सेल में 100 यूनिट टायरोसिन जा रहा था, यू कैन से इवन से फिनाइलएलेनिन. मान लो फिनाइलएलेनिन 100 यूनिट जा रहा था, अभी फिनाइलएलेनिन कितना जा रहा है? 25. कितना? 25, क्योंकि अब अपटेक जो है सेल के अंदर वो घट गया है. तो मान लो पहले फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन और टायरोसिन से फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर, डोपा, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन सब बन रहा था ना वहां से. पहले 100 यूनिट्स बना रही थी, अब कितना बना रही है? 25, क्योंकि अपटेक घट गया है बढ़े हुए ल्यूसिन की वजह से. इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया. क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस. इसकी रिवर्स एक्सप्लेनेशन पता क्या थी बेटा? जो लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफर कर रहे होते हैं ना, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया, दे आर गिवन ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन इन डाइट, ताकि फिनाइलएलेनिन जो बहुत ज्यादा है बॉडी में वो ब्रेन में एक्यूमुलेट ना हो सके, क्योंकि अगर एक बढ़ता है तो दूसरे का अपटेक घटता है. समझ आई बात? यहां पे आपको ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और इनका अपटेक घटाना है, तो बेटा फिनाइलएलेनिन का लेवल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, टायरोसिन का ज्यादा रखना पड़ेगा. PKU में क्या था बेटा? फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन का लेवल आपको घटाना है, तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा. दिस इज हाउ थिंग्स आर कोरिलेटेड. What is the genetic basis of MSUD? MSUD is autosomal recessive. अच्छा हाँ, मुझे याद आया. लास्ट टाइम कौन बता रहा था भाई? कलर ब्लाइंडनेस इज autosomal recessive. I have cross checked it. It is sex linked. आप ही नहीं बोला था शायद. It is sex linked बेटा, sex linked. वापस जाके क्रॉस चेक किया तो मैंने सोचा इसको पकड़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा. MSUD is autosomal recessive disorder caused by mutation in genes encoding subunits of BCKD complex बेटा. इनको लिख लो. How is MSUD diagnosed? How is MSUD diagnosed? Newborn screening. First one is newborn screening. Tandem mass spectrometry detects elevated branch chain amino acids. Elevated branch chain amino acids. This technique can be used to detect PKU, tyrosinemia, even L-captonuria. This is a very, very excellent technique, okay? It can detect a number of disorders.
Then plasma amino acid analysis, high leucine, isoleucine and valine levels. High leucine, isoleucine and valine levels. क्यों elevated होंगे बेटा? Why their levels are elevated? Because they are not being metabolized due to defective BCKDH complex, branch chain alpha keto dehydrogenase complex. तो बेटा जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा? एक्यूमुलेट होते जाएंगे. यूरिनरी ऑर्गेनिक एसिड एनालिसिस, हाई कीटो एसिड्स, मेपल सिरप पाउडर. ट्रांसअमाइनेशन के बाद क्या हो रहा है बेटा? इनके कीटो एसिड्स जनरेट हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? इवेंचुअली कहाँ एक्सक्रीट होते हैं? यूरिन. तो यूरिन में आपको क्या मिलेगा? ब्रांच चेन कीटो एसिड्स. कौन से? ब्रांच चेन कीटो एसिड्स. इन PKU you will find phenyl ketones. Remember, ketone bodies बेटा PKU में भी मिल रही हैं in urine, but those are phenyl ketones. तो यूरिन एनालिसिस भी आपका बहुत कुछ बता सकता है. What are the treatment options? Dietary restriction of branch chain amino acid to limit their accumulation. No common sense required. ठीक? भाई branch chain amino acid तो you cannot already metabolize. Then why you have to take the diet rich in that? है ना? अपनी डाइट में आपको क्या रिस्ट्रिक्ट करना है? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स. थायमीन सप्लीमेंटेशन इन थायमीन रिस्पॉन्सिव MSUD. किसके सप्लीमेंट? थायमीन सप्लीमेंट्स. वाई बेटा क्या करवा रहा था थायमीन? डीकार्बोक्सिलेशन. क्या? डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन के आगे कीटो एसिड्स बन रहे हैं, पर बेटा डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस तो प्रॉपर चल रहा है ना. तो एक्यूमुलेट होने से अच्छा है लेट देम गेट डीकार्बोक्सिलेटेड. कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो. लेट देम गेट यूटिलाइज समवेयर. इसीलिए थायमीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. दैट इज व्हाई वी गिव थायमीन सप्लीमेंट्स so that the branch chain amino acids can get metabolized via decarboxylation. भाई पड़े बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जाओ डिकार्बोक्सिलेट हो जाओ. क्या दिक्कत है? कुछ प्रोडक्ट ही मिलेंगे हमें यूजफुल. फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट इनटेक टू प्रिवेंट कैटाबॉलिज्म एंड मिनिमाइज अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस लाइन को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? देखो जब हम स्टारवेशन में होते हैं, किसमें होते हैं? स्टारवेशन में. तो क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है. क्या बढ़ता है? Rate of gluconeogenesis is very fast, very rapid. In that case, glucose is generated from non-glucose sources. The primary one is amino acids. और बेटा वो amino acids कहाँ से आ रहे हैं? मसल ब्रेकडाउन से. कहाँ से? मसल ब्रेकडाउन से. अब एक बात सोचो, जब मसल ब्रेकडाउन हो रहा है स्टारवेशन में, तो ऐसा कोई प्रेफरेंस तो होती नहीं ना कि खाली ग्लाइसिन ही निकलेगा, खाली सेरीन ही निकलेगा. एक मसल फाइबर टूट रहा है, वो तो कुछ भी दे सकता है. दैट कैन गिव यू एनी अमाइनो एसिड, और कितना भी दे सकता है. हो सकता है वो पूरी चेन आपकी मान लो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन की हो, या हो सकता है उसमें एक भी ना हो. इट इज ऑल रैंडम थिंग ना. तो इसीलिए स्टारवेशन प्रिवेंट किया जाता है. क्या प्रिवेंट किया जाता है? स्टारवेशन. ताकि ब्लड में जो ऑलरेडी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स बढ़े हुए हैं ना, वो मसल से टूट के और ना बढ़े, मसल से रिलीज होके स्टारवेशन में और ना बढ़ना. ओके, इसलिए अवॉइड किया जाता है. इसीलिए फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है. फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट इंटेक. और कौन सा बेटा डिसऑर्डर था जिसमें आपने फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट मील्स देखी थी? This question was asked in both formative assessment and internal assessment. Frequent carbohydrate intake और carbohydrate meal किसमें दिया जाता है बेटा? Apart from MSUD? किसी ने ठीक बोला. कौन है? Yes, Von Gierk's disease. Why? बेटा that glycogen debranching and glycogen hydrolase enzyme is missing, which hydrolyze subunits of glucose from glycogen. समझे?
बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। और बेटा ग्लाइकोजन कब यूटिलाइज होता है? जब खाने के 1-2 घंटे बाद दैट स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी। जब बेटा वहां से एनर्जी आपकी जब वहां से ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज ही नहीं होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी कहां से? दैट एंजाइम इज मिसिंग। कौन सा एंजाइम? G6। ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक की थी आपने, G6PD के G6P। Hemodialysis or exchange transfusion in severe metabolic crisis. Liver transplantation as potential curative option in severe cases. What are the long-term complications if untreated? किसका ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर? MSUD. Severe neurological damage due to neurotoxicity और स्पेशली किसकी? Leucine has neurotoxicity via 2 pathways. Number 1 is inhibiting that glutamine mechanism. Okay? ग्लूटामिनेज को एक तो इनहिबिट करता है और अमोनिया का लेवल ब्रेन में बढ़ता है। सेकंड इज न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। याद रखिएगा, इसलिए न्यूरोटॉक्सिक होता है ये। डेवलपमेंटल डिले एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड रिकरेंट मेटाबॉलिक क्राइसिस लीडिंग टू कोमा एंड डेथ। ठीक है, समझ आया? मेपल सिरप यूरिन डिजीज, एनी क्वेरीज? फर्स्ट थिंग इज डिफेक्ट कहां पे है? ब्रांच चेन अल्फा कीटो कॉम्प्लेक्स, BCKD complex. Okay, defect is there. Once the defect is diagnosed, उसका बेटा treatment option क्या होगा? What is the treatment option? Dietary restriction in branch chain amino acids, then thiamine supplementation, थायमीन सप्लीमेंट्स इसलिए दिए जाता है ताकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, स्पेशली ब्रेन में। और क्या? हाँ, फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट मील्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्टारवेशन इंड्यूस्ड एलिवेशन इन अमाइनो एसिड लेवल, फ्री अमाइनो एसिड लेवल। ओके, ब्रांच चेन के बेटा केसेस इजी होता है। दुखी पता क्या करता है? PKU दुखी करता है, टायरोसिनीमिया दुखी करता है, इवन एल्केप्टोन्यूरिया के केसेस भी काफी परेशान करने वाले होते हैं। रिलेटिवली इसके केसेस आर इजी ब्रांच चेन के। चलो सेकंड केस। A 25-year-old male presents to outpatient department with progressive muscle weakness, fatigue, skin rashes and episodes of diarrhea over the past few months. He reports experiencing irritability, depression and occasional confusion. On examination, he has hyperpigmented rash in sun-exposed area, mild ataxia and angular stomatitis. Past medical history, no known chronic illness, vegetarian diet with poor protein intake and no history of alcohol abuse. बेटा इस केस को पढ़ो एक बार और बताओ क्या लग रहा है। Just read this thing again. What are the lab findings? See, serum tryptophan level is low. Urinary excretion of xanthurenic acid after tryptophan load test is increased. Serum niacin or vitamin B3 is low. Urinary 5-hydroxyindole acetic acid is normal, and serum kynurenine is decreased. Plasma quinolonic acid is also decreased. ये लास्ट वाला पैरामीटर आपके लिए नहीं, यू कैन इग्नोर। आंसर ऊपर में 2-3 में मिल जाएगा। बोलिए क्या होगा? अच्छा, व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड।
पता ये क्या है? क्या पता क्या है ये? बेटा इंडोल एसिटिक एसिड। अभी इतना जल्दी तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। क्या होता है? अरे वो तो ठीक है, पता है ये इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है? बेटा दिस इज ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले पता कहाँ डिस्कवर हुआ था? यूरिन में ही हुआ था। देखो क्या है डायग्नोसिस? द पेशेंट इज सफरिंग विद, गिरे खड्डे में। बेटा यहां से फंसते हैं आप लोग। ड्यू टू impaired tryptophan metabolism likely caused by nutritional niacin deficiency or a defect in kynurenine pathway, ऐसे आपको खड्डे में गिरा जाता है। या हमारे यहाँ एक और कहावत है, अंधी गली में ले जाके छोड़ दिया जाता है, वहां से फिर आने का रास्ता ही नहीं है। जाओ निकल लो। What is the biochemical role of tryptophan in body? अच्छा, is tryptophan essential or non-essential amino acid? Tryptophan is essential amino acid. चलो पढ़ तो ले, तो इतना संतोष है मुझे। Tryptophan is an essential amino acid with key metabolic effects. First one is niacin synthesis. First one is niacin synthesis. What is niacin? Vitamin B3. बेटा एक्टिव फॉर्म क्या होती है नायसिन की? व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म और कोएंजाइम फॉर्म ऑफ नायसिन? Na फुल फॉर्म। हाँ जोर से बोला करो। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD. Tryptophan is converted to kynurenine, then 3-hydroxy kynurenine, and eventually into quinolonic acid, a precursor for NADP synthesis. Okay, serotonin and melatonin synthesis. What are serotonin and melatonin? क्या होता है serotonin and melatonin? कहाँ पे? PKU में। It is a major neurotransmitter in CNS. कहाँ पे? और दूसरा क्या है बेटा? मेलेटोनिन। दूसरा क्या? मेलेटोनिन है कि मेलेनिन है? मेलेटोनिन। बेटा फर्क होता है दोनों में, मेलेटोनिन में और मेलेनिन में। क्या क्या? एक पिगमेंटेशन का और दूसरा? हाँ तो पिगमेंटेशन का कौन सा है? मेलेनिन। और मेलेटोनिन बेटा किसके लिए है? नींद के लिए मत बोला करो। अब आप मेडिकल ग्रेजुएट्स बन रहे हो धीरे धीरे। कोऑर्डिनेटिंग योर सर्केडियन रिदम, कोऑर्डिनेटिंग योर सर्केडियन रिदम। देखो जो लोग यहाँ से हैं उनको तो ये चीज का फर्क नहीं पता चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम लखनऊ एंड बियॉन्ड दैट साइड? उस तरफ से कितने लोग हैं? बस एक चीज नोट करी आप लोगों ने। आप लोग तो महाराष्ट्र से हो ना, आपको भी ये चीज नोट मिलेगी, इसको नोट करना। यहाँ पे दिन जल्दी हो जाता है बेटा और जल्दी ढल जाता है। इट इज इफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, पता, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू इट। वी आर नॉट यूज्ड टू इट बिकॉज आवर मेलेटोनिन सिक्रीशन, सुना, our melatonin secretion has set our circadian rhythm to that native place only. मुझे नहीं आदत है बेटा 7:30 से पहले सूरज ढलता देखने की, यहाँ 5 बजे ढल जाता है। एक चीज और, कभी साइकेट्री वार्ड में आप जाएंगे ना, तो जब सर्दियां शुरू होती है ना, तो बेटा डिप्रेशन के पेशेंट्स में बड़ा स्पाइक आता है। मान लो रोज के 10 आ रहे हैं, 50, 60, 70 आते हैं। देयर इज अ वेरी बिग स्पाइक देयर। जैसे जैसे गर्मियां अप्रोच करती हैं आफ्टर स्प्रिंग, वो नंबर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट। वन मोर रीजन वाई वी मिस आवर होम, जो लोग बाहर से। सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन सिंथेसिस। ट्रिप्टोफैन इज हाइड्रोक्सिलेटेड बाय tryptophan hydroxylase into 5-hydroxytryptophan, then decarboxylated to serotonin, which can be further converted into melatonin. कहाँ गया ये? tryptophan hydroxylase,
क्या एंजाइम का नाम है बेटा? ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। इसका कोफैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द कोफैक्टर फॉर ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज? यस, BH4, BH tetrahydrobiopterin, phenylalanine hydroxylase, tyrosine hydroxylase and tryptophan hydroxylase. All three require BH4. All three require BH4. Protein synthesis as a precursor for structural and enzymatic proteins. Okay? अमाइनो एसिड का बेटा मेन काम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? आखिर में अगर डेफिसिट होंगे तो बेटा जहां प्रोटीन में रिक्वायरमेंट होगी वो भी तो डेफिसिट होगा, है ना? इसलिए What are the key biochemical pathways involved in tryptophan metabolism? There are three major pathways, okay? First one is kynurenine pathway. Primary route for niacin synthesis. Primary route for niacin synthesis. इसको याद करने की इतना जरूरत नहीं है, just it is available in the books. This is important. Deficiencies in this pathway lead to pellagra. Leads to pellagra, which is caused by niacin deficiency. Which is caused by niacin deficiency. Deficiencies in this pathway can lead to pellagra. Vitamin B6 is critical cofactor. Its deficiency impair kynureninase, increasing xanthurenic acid. Okay. What are the 3 Ds in pellagra? आज इनका जिक्र दोबारा कहाँ आया था? कहाँ पे? किस रिगार्ड में? कहाँ पे आया था इनका जिक्र बेटा दोबारा? नेक्स्ट इज फर्स्ट वन क्या है देखो बेटा, kynurenine pathway, okay? Then second is serotonin pathway. Tryptophan hydroxylase is the rate limiting step. Requires BH4, requires tetrahydrobiopterin as cofactor. Produces serotonin, a neurotransmitter regulating mood, appetite and sleep. What is the best way to increase your serotonin level? Bolo. Chocolates. If you eat some fine chocolate, that increases serotonin level. ठीक? Indole pathway. Second, then this is indole pathway. Produces indole 3-acetic acid. बेटा this one is auxin, पता है? This one is auxin. And if I remember it correct, yes I am, it is auxin B. फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी और 2 और होते हैं बेटा. दिस इज ऑक्सिन बी. ओके. Alternate route with minor physiological significance. This is a alternative route. First one is kynurenine pathway. Okay. Then second is serotonin pathway, and the minor one is indole pathway. What is indole? Beta, indole is a chemical structure, organic ring. ठीक है? 3 to 4 membered ring होती है मेरे ख्याल से. तो बेटा उसके जो डेरिवेटिव होते हैं ना, that's things that are derived from that ring, वहां से आता है बेटा indole 3-acetic acid. पूछा करो बेटा, ये सब चीजें पूछा करो. लिखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसका मतलब नहीं पता होगा. इससे अच्छा आप उसे मत लिखो. If you do not know the meaning of that, if you cannot explain that thing, that means you do not know that thing. Please don't write it. चाहे 4 ही पॉइंट आप यहाँ से लिख के जाएं, अच्छे पॉइंट्स जो आपको याद हो, just that thing. What is biochemical defects can lead to similar symptoms? First one is बेटा heart nerves disease. ठीक है, जो आप सब कह रहे थे. Cause mutation in SLC6A19 gene
न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट। किसका? ठीक है, हार्टनर्स डिजीज में क्या होता है? वेयर इज द डिफेक्ट लाई? म्यूटेशन इन न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर जीन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। ऐसा नहीं होता बेटा इंटेस्टाइन से सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ ही आ जाता है, ठीक? देयर आर ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक फॉर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड्स, फॉर बेसिक अमाइनो एसिड्स, फॉर फिनोलिक अमाइनो एसिड्स और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। Similarly, for branch chain amino acids, for aliphatic amino acids, सबके बेटा ट्रांसपोर्टर अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए जिससे वेलिन आ रहा है उससे हिस्टिडीन आ जाएगा, नहीं बेटा, उसका ट्रांसपोर्टर अलग होता है, अलग सेपरेट होता है, ठीक है। Then effect, low tryptophan is poorly absorbed in intestine and reabsorbed in kidneys, causing low tryptophan availability for NAD synthesis. NAD synthesis. ठीक है? Lab findings: increased urinary excretion of neutral amino acids. Increased urinary excretion of neutral amino acids. Then second point is B6 deficiency. B6 deficiency. जो बेटा अभी तक हमने केस देखा है ना, जो भी तक केस देखा है, दैट इज अ केस फॉर पेलेग्रा, दैट इज अ केस फॉर पेलेग्रा। लेकिन बेटा ऐसा सिमिलर सिम्टम्स और कहाँ मिल रहे हैं हमें? हार्टनर्स डिजीज में। किसमें? सेकंड देखो बेटा, B6 डेफिशिएंसी में भी ये आ रहा है। किसमें? B6 डेफिशिएंसी। इसीलिए मैंने आपको बोला था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। B1 इज इंपॉर्टेंट, B6 is important, B9 and B12 and vitamin C. Vitamin C के आने के चांसेस बेटा थोड़े ज्यादा होते हैं as compared to these. Okay? B6 deficiency बेटा affects, impairs kynureninase leading to increased xanthurenic acid excretion seen in alcoholics. Seen in alcoholics. Malnutrition and prolonged isoniazide therapy. Then C, carcinoid syndrome. Which syndrome? Carcinoid syndrome. Effect: excess tryptophan shunted into serotonin synthesis, reducing NAD production. Reducing NAD production. बेटा अभी हमने क्या देखा? ट्रिप्टोफन से क्या सिंथेसाइज हो रहा है? क्या सिंथेसाइज हो रहा है? सेरोटोनिन एंड NAD, सेरोटोनिन एंड NAD। मैंने आपको बताया था ना PKU में। किसमें? PKU में जब बेटा फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास नहीं होता या कम होता तो टायरोसिन बहुत लिमिटेड बनता है। टायरोसिन इज वेरी लिमिटेड, तो बेटा बॉडी टायरोसिन यूटिलाइज वही करते हैं ना, उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टायरोसिन से 500 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितने? 500, बहुत सारे। पर क्या वो सारे बनेंगे? नहीं, जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी। द फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली इज गिवन टू थायराइड हॉर्मोन्स। किनको? थायराइड हॉर्मोन्स। उसके बाद बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, फिर थोड़ा बहुत ट्रिप्टोफन, टायरोसिन अगर बच गया तो बॉडी शायद अपने बाल रंग लेगी। इसलिए बेटा पैचेस आते हैं बालों में, स्किन पे, लेकिन बॉडी मेक श्योर करती है कि जितना भी है उससे थायराइड हार्मोन्स बनते रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम में। एक्सेस ट्रिप्टोफैन इज शंटेड इनटू सीरोटोनिन सिंथेसिस। किसमें? सीरोटोनिन में, सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन, रिड्यूसिंग NAD प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग NAD प्रोडक्शन। देन सिम्टम्स क्या है देखो बेटा, फ्लशिंग, डायरिया एंड व्हीजिंग। लैब फाइंडिंग्स इज इंक्रीज्ड 5-hydroxy indole acid in urine. Now, why does this patient have neurological symptoms? देखो, नायसिन डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा? पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंशिया। तो बेटा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहां से आ रहे हैं, डेमेंशिया से। किससे? डेमेंशिया से। लो NAD, impaired ATP production in neurons, impaired और low ATP production। B1 डेफिशिएंसी में क्या हो रहा था बेटा? वहां पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म न्यूरॉन्स में नहीं हो पा रहा था। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। तो
व्हाट वाज द नेट रिजल्ट? एटीपी जनरेशन नहीं हो पा रहा था और देयर वाज लो एटीपी जनरेशन. यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास लो NAD है, तो इम्पेयर्ड एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है न्यूरॉन्स में. ओके, देन deficiency of serotonin and melatonin, mood disturbances and sleep dysregulation. Sleep dysregulation. What is the treatment strategy? High doses of niacin supplementation, adequate protein intake, rich in tryptophan, example eggs, dairy, meat and fish. B6 supplementation if deficiency suspected. अगर मान लो B6 से इंड्यूस है, किससे इंड्यूस है? B6 से, तो बेटा B6 का सप्लीमेंट्स दो, क्योंकि दिस पेलेग्रा हैज सिमिलर सिम्टम्स लाइक हार्ट नर्व्स डिजीज, हार्ट नर्व डिजीज तो बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है. कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव. अब आपको सारी जिंदगी उसी के साथ ही रहना है, बिकॉज देयर इज अ डिफेक्ट इन योर क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मेकअप, वो नहीं करेक्ट हो सकता. पर अगर B6 की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो बेटा उसका तो सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं ना. सो वी टेक B6 सप्लीमेंट्स and UV protection and tropical skin care. Male presents to nephrology clinic with recurrent episodes of flank pain and hematuria. What is hematuria? यूरिन में ब्लड आना, frequent, and that is also frequent. Over the past 5 years, काफी लंबा प्रोसेस है. He has had multiple hospitalization for renal colic and has passed several kidney stones in the past. He reports that some of those stones were hexagonal in shape. There is no significant history of urinary tract infections or metabolic disorders. Past medical history देखो बेटा क्या है? Multiple episodes of nephrolithiasis. क्या होता है ये? Kidney stones. क्या होता है? Kidney stones. What are these? Kidney stones. Since adolescence. No history of diabetes, hypertension or systemic disease. No history of diabetes, no history of hypertension and no history of systemic diseases. Okay? Systemic diseases का क्या example हो सकता है? Like बहुत common example है atherosclerosis. ठीक है? Family history: his younger brother has had similar episodes of kidney stones. Physical examination: vitals 120 by 80 mmHg is BP, heart rate is 72 febrile, no costovertebral angle tenderness, normal systemic examination. What is the normal heart rate of the body? कितना होता बेटा normal heart rate? 60 to 100 beats per minute. पूरी बात बोला करो बेटा, beats per minute. 60 to 100 beats per minute. This is the normal range. Infant का ज़्यादा होता है कि हमारा ज़्यादा होता है? Infant का ज़्यादा होता है. और whale का ज़्यादा होता है कि हमारा ज़्यादा होता है? हमारा ज़्यादा होता है. ठीक है? That depends कि BMR किसका कितना है. जिसका BMR ज़्यादा होता है ना बेटा, उसका हार्ट रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है. उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है. एज कम्पेयर टू यू बेटा, मेरा BMR आपसे कम होगा तो आपसे मेरा हार्ट रेट कम होगा. मेरा और सिन्हा का कंपेरेबल होगा. ठीक है? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना. वाइल यू आर टेकिंग हार्ट रेट ना, जैसे मान लो किसी का हार्ट रेट 80-85 तक आ रहा है, उसे अब नॉर्मल नहीं कंसिडर करते. पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन उसका देखते हैं कि वेट कितना है, हाइट कितनी है. अगर बहुत पतला आदमी है तो वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. एक्सप्लेनेशन इज दिस. ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखा करो. इन्वेस्टिगेशंस देखो. अच्छा ये बताओ, अभी तक इसका क्या डायग्नोसिस होगा? सिस्टिन्यूरिया. वाई सिस्टिन्यूरिया? ऐसा क्या देखा बेटा यहाँ पे? किडनी स्टोन्स तो 500 पैथोलॉजीज में आपको मिल जाएंगे. जो बेटा गाउट के पेशेंट्स होते हैं ना, किसके? गाउट के, आर्थराइटिस के, बेटा उनमें भी आपको किडनी स्टोन्स मिल जाएंगे. कम होता है, केसेस कम होते हैं, पर मिल जाएंगे.
तो यहाँ पे क्या देखा बेटा, अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है आपके पास. सो फार यू डू नॉट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस. ओके, सो इमीडिएटली कंक्लूजन पर ना जंप करें आप, ठीक है. जब तक इतना है सीधा कहें देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, वी नीड मोर रिपोर्ट्स, वी नीड मोर डेटा. ये देखो बेटा, यूरिन एनालिसिस पीएच कितनी है? 5.5. व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन पीएच? कितनी? कितना होता है बेटा यूरिन का नॉर्मल पीएच? बेटा हाउ मच इज द यूरिन पीएच? इट इज 6 to 6.7. 6 to 6.7. अगर कोई एब्रप्ट वैल्यू आपको रिपोर्ट करनी है, यू कैन से इट इज 6.7. ठीक है. If you want to report any abrupt value, कुछ नहीं कि person is vegetarian, non-vegetarian, suffering from any pathology, सीधा आपको बोला है that what is the normal urine pH? Just a 6.7. रेंज पूछे तो बोल दो 6 to 6.7. वो जो तुम बता रहे थे वो एल्कलाइन तो बेटा किसी किसी केस में हो जाती है, मेडिकेशन से हो जाती है, डाइट से बहुत प्रेफरेंस होती है, आप कितना पानी पीते हो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, डाइल्यूशन से. पूछने का मैटर ये है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें बेटा पकड़ नहीं पाओगे ना, 5.5 लिखने का क्या फायदा. आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल से भी कम है. ओके, इट इज लेस देन नॉर्मल, यू नीड टू नो दिस थिंग. The hexagonal crystals were observed under microscopy. No bacteria, pyuria or significant proteinuria. Why significant proteinuria is written बेटा? Why I have not written no proteinuria? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन इज बोथ अ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन. ठीक है, डिपेंड किस पे करता है? कितनी क्वांटिटी रिलीज हो रही है यूरिन में, कितना क्वांटिटी एक्सक्रीट हो रहा है. ठीक है, up to 250 mg per 24 hours or per day is normal. That is normal proteinuria. ठीक है, उससे ज्यादा हो तो then microalbuminuria, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. ठीक है, 24-hour यूरिन कलेक्शन, एलिवेटेड सिस्टीन लेवल मोर देन 250 mg पर डे, नॉर्मल इज लेस देन 30 mg पर डे. क्योंकि इनका लेवल आप लोगों को नहीं पता होगा बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है. बिकॉज दीज आर नॉट यूजुअल थिंग्स जो आप रोज रोज बार बार देखते हैं. पर बेटा यूरिन पीएच तो आप रोज देखेंगे, एक बार नहीं 50 बार देखेंगे, तो पता होना चाहिए ना, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है. नॉर्मल कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड लेवल, नॉर्मल कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड लेवल्स, इनको क्यों चेक किया गया? बिकॉज दीज आर द प्राइम कल्प्रिट्स इन स्टोन फॉर्मेशन. विच वन? ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड लेवल. ठीक है, दीज आर द प्राइम कल्प्रिट्स बेटा. ठीक है, स्टोन एनालिसिस, अब बेटा जो स्टोन है उसका भी एनालिसिस हो रहा है. कंपोज प्रीडोमिनेंटली ऑफ सिस्टीन, अब आप कह सकते हैं दैट इट इज सिस्टीन यूरिया. इस पेज पे बेटा कोई आपको ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला था दैट यू कैन से इट इज सिस्टीन यूरिया. इट इज सिस्टीन यूरिया. यहाँ पे कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं था हमारे पास, यहाँ है. ओके, then genetic testing, mutations in SLC3A1 and SLC7A9 genes. इन जीन्स की हमने क्या की? जेनेटिक टेस्टिंग. क्या करी? जेनेटिक टेस्टिंग. Then diagnosis, cystinuria type 1, autosomal recessive disorder affecting the renal reabsorption of cysteine and diabasic amino acid. तो क्या है डायग्नोसिस बेटा? कैसे डायग्नोस किया अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग छोड़ दे तो? देखो, एलिवेटेड सिस्टीन लेवल इन यूरिन, जो पीछे हमने केस देखा था MSUD का बेटा, उसमें किनका लेवल एलिवेटेड था यूरिन में? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन एंड देयर कीटो एसिड्स. बेटा वो तो एलिवेटेड है ही, उनके कीटो एसिड्स. क्यों उनके कीटो एसिड्स? क्योंकि बेटा ट्रांसअमाइनेशन तक तो हो रहा था काम. ट्रांसअमाइनेशन वाज फाइन, आफ्टर दैट द मेटाबॉलिज्म वाज गेटिंग हैम्पर्ड.
Pathophysiology and biochemistry. Cystinuria is a disorder of renal tubular transport due to defective this gene or this gene. Okay? कोई नहीं पूछेगा आपसे. No one's gonna ask which gene. Okay? Which encodes subunits of RBAT B0 plus AT? Transporter. किसी को बहुत फैंसी टर्म्स अगर वाइवा में बोलने हैं तो they can write, else not required. In the proximal tubules, okay, this leads to defective reabsorption of diabasic amino acids. Diabasic amino acids. Now, which are the diabasic amino acids? ये रहे. Cysteine, ornithine, lysine, arginine. Ornithine is in urea cycle. कहाँ पे? Urea cycle में. Ornithine is in urea cycle. तो बेटा अगर ornithine का भी लॉस हो जाएगा, किसका लॉस हो जाएगा? Ornithine का. तो यूरिया सिंथेसिस में भी समस्या आ सकती है. किसमें? यूरिया सिंथेसिस. यूरिया सिंथेसिस कहाँ होता है प्राइमरली? वेयर इज यूरिया साइकिल ऑपरेट्स? कहाँ पे? लिवर में. तो बेटा अगर ऑर्निथिन का लॉस होता रहेगा कंटिन्यूसली, इट विल कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड अमोनिया. इंक्रीज्ड अमोनिया. Then, why does cysteine form stones? Why does cysteine form stones? Cysteine is poorly soluble in urine, especially at acidic pH less than 7. Less than 7. यहाँ देखो बेटा pH कितनी थी? 5. अब अगर pH 7 से कम है तो cysteine तो वैसे soluble नहीं है. Cysteine is very very less soluble. तो यहाँ pH कितनी है? 5.5. तो cysteine तो बिल्कुल ही ना के बराबर soluble होगा. What happens when something is not soluble in water? It precipitates out or it separates out. ठीक है? क्या होता है? Precipitate out हो जाती है वो चीज solution से. ओके? अब खुद सोचो, जब cysteine precipitate out हो जाएगा यूरिन में, रीनल टिब्यूल्स में, कहाँ पे? रीनल टिब्यूल्स पे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा. क्योंकि देखो रिमूवल का तरीका क्या है बॉडी से. What is the primary source of removing something from body? It is via excreting through urine. Excreting through urine. अब यूरिन में तो बेटा cysteine soluble है ही नहीं. Cysteine is not at all soluble. तो फिर वहीं पे बेटा वो कलेक्ट होता रहेगा and form stones. Form stones. एक्चुअली हमें सिस्टीन को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना है. वी डू नॉट वांट टू एलिमिनेट सिस्टीन. द डिफेक्ट इन रीएब्जॉर्प्शन एट रीनल टिब्यूल्स. रीएब्जॉर्प्शन एट रीनल टिब्यूल्स. पर बेटा सिस्टीन जब यूरिन में पुअरली सॉल्युबल है तो वो वहीं पे रीनल कैनालिकुलाई में, डक्ट ऑफ बेलेनी में एक्यूमुलेट होता रहेगा. ठीक है? नेफ्रॉन्स में एक्यूमुलेट होता रहेगा, फॉर्मिंग रीनल stones. Forming renal stones. It precipitates to form insoluble hexagonal cysteine crystal, leading to nephrolithiasis. Nephrolithiasis. Cysteine is non-polar and lacks charged group, reducing its solubility in water. Transporter mutation lead to increased cysteine excretion, exceeding its solubility threshold, which is more than 250 mg per liter in urine. सिस्टीन के पास बेटा कोई पोलर ग्रुप नहीं है. इट हैज नो पोलर ग्रुप. दैट इज व्हाई इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. सिस्टीन में कौन सा ग्रुप होता है? सिस्टीन में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? सिस्टीन की खासियत क्या होती है? इट इज सल्फर कंटेनिंग. इट इज सल्फर कंटेनिंग. ये सल्फर टेस्ट किया सबने? किया है ना बेटा? सल्फर पाउडर ऊपर डालते हो, मिक्स हो जाता है उसमें? नहीं ना, वो सिंक हो जाता है, वो मिक्स नहीं होता. इट सिंक्स डाउन या फ्लोट कर जाता है. लेकिन बेटा पानी में मिक्स नहीं होता. अब सोचो सिस्टीन में क्या है? सल्फर है, एक ग्रुप तो है ना. दैट मीन्स इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर. पीएच जब तक 7 के ऊपर रहेगी या 7 के आसपास रहेगी, इट विल डिसॉल्व. जैसे 7 के नीचे आई, it starts to precipitate out. Starts to precipitate out. Now, genetic and molecular basis. Type A, type B. Type A ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा.
बस इतना याद रखो, टाइप ए एंड सेकेंड इज टाइप बी। टाइप ए में क्या है बेटा? कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, एंड देन इन टाइप बी देयर इज पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन, समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक। टाइप ए में क्या होगा बेटा? कुछ भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा सिस्टीन, नो सिस्टीन वुड बी रीएब्जॉर्ब। टाइप बी में क्या है बेटा? देयर इज पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन, देयर इज पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन कॉजिंग समवॉट रीएब्जॉर्प्शन, समटाइम्स कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन, कुछ एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। टाइप ए बी, बोथ म्यूटेशंस आर प्रेजेंट विच इज वेरी रेयर। एक म्यूटेशन होना ही बहुत रेयर है, यहाँ तो दोनों एक साथ, पहले तो दो म्यूटेशन हो फिर वो दोनों एक साथ आए, इट इज वेरी रेयर। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन बेटा, डायग्नोस कैसे कर सकता है इसे? किस टेस्ट से? यूरिन साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पॉजिटिव, टर्न्स रेड पर्पल ड्यू टू सिस्टीन प्रेजेंस। कौन से टेस्ट करते हैं बेटा हम? सिस्टीन, सॉरी, यूरिन साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, यूरिनरी साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। देन यूरिनरी अमाइनो एसिड क्रोमेटोग्राफी, इंक्रीज सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। यूरिन सैंपल की बेटा हम क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। अगर हमें उसमें सिस्टीन का स्पॉट मिलता है, ऑर्निथिन का स्पॉट मिलता है, लाइसिन का मिलता है, आर्जिनिन का मिलता है और बहुत ब्राइट स्पॉट मिलता है, बहुत ब्राइट स्पॉट मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इनका एक्सक्रीशन जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, दिस ऑल्सो कंफर्म्स सिस्टीन्यूरिया। Then genetic testing confirms mutation in SLC 3A1 and 7A9 genes. Okay, this is the gold standard. एक बार genetic testing में पता चल गया कि genes में mutation है, then that means it is confirmed. Dietary and lifestyle modification, high fluid intake, high fluid intake मतलब क्या हुआ बेटा? इसका ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। क्या? ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। क्यों? Why we have to take more water? नींद आ रही है बेटा? ज्यादा पानी पियोगे ना तो क्या होगा? हाँ? क्या? अरे ज्यादा पानी पिएंगे तो पहले मान लो 5 H+ आयन थे, मान लो देयर वर 5 H+ आयन इन 100 ml ऑफ वाटर। कितने में? 100 ml फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो 5 H+ आयन्स ही हैं, नाउ दे आर इन 150 ml ऑफ वाटर। कितने में? 150 ml ऑफ वाटर। तो बेटा H आयन की कंसंट्रेशन घट गई ना, H आयन्स की कंसंट्रेशन घट गई, देयरफॉर इंक्रीजिंग द pH, इंक्रीजिंग द pH। pH बढ़ाने का सबसे आसान तरीका, जस्ट डाइल्यूट दैट थिंग। इसीलिए बेटा जब लैब में सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि एक सर्टेन वैल्यू के नीचे सैंपल ना चला जाए वैल्यू में। ऊपर तो हम कर लेंगे बेटा पानी डाल डाल के, नीचे कैसे लाओगे उसे वापस? जब बफर्स वगैरह बनाते हैं ना, स्पेशली इन लैब, कि इसका बफर 4 से नीचे नहीं होना चाहिए, वी टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग दैट टाइम। देन alkalinization of urine, pH more than 7.5 using potassium citrate or sodium bicarbonate to increase cysteine solubility. अगर pH बेटा 7 से ज्यादा होगी, एल्कलाइन होगी, तो जाहिर सी बात है सिस्टीन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना एल्कलाइन यूरिन होगा, जितना एल्कलाइन फ्लूइड होगा, उतना सिस्टीन ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक पता क्या है? सोचो बेटा, एक लिमिट के आगे हम एल्कलाइज सॉल्यूशन भी तो ज्यादा नहीं कर सकते। कितना एल्कलाइनाइजेशन कर लोगे आप? एक लिमिट होती है ना, बॉडी भी तो एल्कलाइन पीएच एक रेंज तक टॉलरेट कर सकती है ना, तभी तो हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच की भी एक रेंज होती है। एल्कलिनिटी भी बेटा बॉडी ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाएगी, सो इट इज अ ट्रांजिएंट रेमेडी, ज्यादा देर नहीं टिकेगी।
जैसी बॉडी को पता चलेगा ना दैट pH इज राइजिंग, देयर इज मोर बेस इन बॉडी, बॉडी अपने आप काउंटर मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी एसिड जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रांजिएंट रेमेडी। लो सोडियम डाइट रिड्यूसेस सिस्टीन एक्सक्रीशन, ठीक है, डाइट में सोडियम कम रखिए। विच इज मोर डेंजरस, हाई सोडियम डाइट और हाई पोटेशियम डाइट? हाई, कौन सी डाइट बेटा ज्यादा डेंजरस होती है, हाई सोडियम डाइट या हाई पोटेशियम डाइट? हाई सोडियम डाइट। क्यों, क्या रीजन क्या होगा बेटा इसका? हाई सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट बेटा हाई पोटेशियम डाइट इज मोर डेंजरस। पोटेशियम कहाँ मिलता है? इट इज इंट्रासेल्यूलर, इट इज। तो बेटा एक बार एक्यूमुलेट हो गया ना तो उसको घर से निकालना फिर बहुत मुश्किल है। सोडियम तो बाहर बैठा है नल्ला, जब मन करो उठा के बाहर निकालो। रिमेंबर दैट थिंग। हालांकि उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दोनों के अलग अलग होते हैं। वन प्रीडोमिनेंटली dominates in cardiac cycle, I think in systole, and one is required in the diastole cycle. लेकिन वो अलग चीज है। एक चीज जो आपको याद रखनी है ना बेटा, पोटेशियम इज इंट्रासेल्युलर बेटा, उसका एक्सक्रीशन थोड़ा मुश्किल भी होता है टू मेंटेन इट्स लेवल, ठीक है। दैट इज व्हाई हाई पोटेशियम डाइट इज मोर डेंजरस। उसका इफेक्ट भी बड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहता है एज कंपेयर टू हाई सोडियम डाइट। अवॉइड मेथोनिन फूड्स, अवॉइड मेथोनिन फूड्स, मीट, एग, डेयरी एंड फिश। व्हाई? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो पढ़े हैं ना आपने, हाँ तो बताइए क्यों? वन वर्ड आंसर है यार इसका, है वन वर्ड आंसर। मेथोनिन, सिस्टीन किससे बनता है? मेथोनिन से ही तो बनता है। तो फिर अगर मेथोनिन कम करोगे तो सिस्टीन भी तो कम बनेगा। कम बनेगा तो बेटा ब्लड में, यूरिन में लेवल कम होगा। जब बेटा लेवल कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? कम क्रिस्टल्स बनेंगे। जब कम क्रिस्टल्स बनेंगे तो तकलीफ भी कम होगी, ठीक है। Pharmacological therapy. Thiols, cysteine binding agents. What are thiols? Vishal. What are thiols? What are thiols? क्या होता है thiols बेटा? अरे cysteine binding agent नहीं, thiol क्या होता है? किस किसने ये नाम आज पहली बार सुना? थायोल सबने सुना है एक्सेप्ट हर, तो पता क्यों नहीं बेटा? अच्छा चलो, दो बंदों ने आज पहली बार सुना, ठीक है। बाकी एल्कोहल क्या होता है? OH। थायोल क्या होता है बेटा? SH। व्हाइट कैन बाइंड बेटा सिस्टीन, व्हाइट बाइंड्स सिस्टीन। सोचो सिस्टीन में क्या होता है? द SH ग्रुप traps sulfur to form cysteine, ये देखो बेटा, penicillinamine converts cysteine to soluble mixed disulfide form. Tiopronin, similar mechanism, better tolerated, okay, just to trap cysteine to low its level. Then acetazolamide, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर फॉर यूरिन अल्कलाइनेशन। ऐसा भी से ज्यादा यूज नहीं करते, इसका साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होता है? चलो ये लाइन का एक्सप्लेनेशन
देते हैं, लेकिन पहले ये बताओ बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस? यस, और दूसरा क्या काम होता है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का दो काम होते हैं, एक मत बोलना। कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड स्प्लिट इट इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट। ठीक बेटा, रिवर्स रिएक्शन भी करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। रिमेंबर, इट स्प्लिट्स कार्बोनिक एसिड बैक इनटू H2O and CO2। ये मत बोल देना इट जस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा इट कैटलाइजेस बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो। दोनों जगह काम करता है ये, ठीक है। तो एजिटाजोलामाइड जब हम देते हैं बेटा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। व्हेन इट गेट्स इनहिबिटेड व्हाट हैपेंस? H+ का बेटा जनरेशन कम होता है नेफ्रॉन्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में। किसका? H+ का। एंड यूरिन गेट्स सब्सिक्वेंटली अ स्लाइट एल्कलाइन pH। ठीक है, जब बेटा H+ का जनरेशन कम होगा तो सब्सिक्वेंटली बाइकार्बोनेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, कॉजिंग एल्कलाइन pH। सोडियम पोटेशियम में बेटा एक क्वेश्चन और आता है, उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, लेकिन याद रखना हाई सोडियम एंड हाई पोटेशियम बेटा दोनों चीजें इंडिकेट करती है। वन इंडिकेट्स आई थिंक एसिडोसिस एंड वन इंडिकेट्स एल्कलोसिस। एक में बेटा सोडियम बढ़ जाता है, एक में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। अभी एसिड बेस बैलेंस की क्लास नहीं हुई ना, ठीक है, वहां देखना है इसे। सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर लार्ज स्टोन्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, यूरेटरोस्कोपी विद लेजर लिथोट्रिप्सी। देन ये सब बेटा सर्जिकल प्रोसीजर है। कैसे? सर्जिकल प्रोसीजर है टू रिमूव लार्ज स्टोन्स। कैसे? लार्ज स्टोन्स, सिस्टीन्यूरिया में जो लार्ज स्टोन्स बन जाते हैं ना बेटा, उनको खत्म करने के लिए। लॉन्ग टर्म फॉलोअप, लॉन्ग टर्म फॉलोअप यानी कि आपको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। रेगुलर यूरिन सिस्टीन लेवल मॉनिटरिंग, रेगुलर यूरिनरी सिस्टीन लेवल मॉनिटरिंग। किसका लेवल मॉनिटर करना है बेटा यूरिन में? सिस्टीन का। देन इमेजिंग एवरी 6 to 12 months फॉर स्टोन रिकरेंस, इमेजिंग एवरी 6 to 12 months फॉर स्टोन फॉर्मेशन। तो बेटा क्या यूज करोगे? वी यूज USG। क्या करते हैं? USG। SS फॉर रीनल फंक्शन डिटोरिएशन ओवर टाइम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो तो ठीक है आप लोग लिख दोगे, ये जरा लाइन पढ़ो एक बार। देखो जब किडनी में स्टोन बनता है, क्या बनता है? तो क्या होता है? अगर आप सोचो, मैं आपको अभी कहूँ कि ये दोनों गेट मैंने खोले हुए, आप चले जाइए, हाफ ऑफ यू विल गो फ्रॉम दिस एंड हाफ ऑफ यू विल गो फ्रॉम दैट साइड, तो कंजेशन थोड़ा कम होगा। ठीक, अब मैं एक ही गेट खोलूँ और सबको कहूँ भागो यहाँ से, थोड़ा ज़्यादा कंजेशन होगा। ठीक, अब मान लो मैं इसी बीच में टेबल भी रख दूँ, इसी दरवाजे में चेयर भी रख दूँ, ये भी रख दूँ, तो क्या होगा? थोड़ा और ज़्यादा कंजेशन होगा, कॉजिंग इनकन्वीनियंस। इसीलिए क्या, जब रीनल डक्ट्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में स्टोन बनता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट आइदर द ब्लड फ्लो और द प्राइमरी यूरिन विच हैज फॉर्म्ड इट्स फ्लो, causing pressure changes in efferent and efferent arterioles. Changes in efferent and efferent arteriole. Either any one of them or either both of them. And not only there, बेटा आगे भी प्रेशर चेंजेस होते हैं। जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे असर पड़ सकता है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो प्रेशर जनरेट करती है बेटा उस पर असर पड़ सकता है। आगे अगर डक्ट ऑफ बेलिनी तक आ रहे हैं या कलेक्टिंग डक्ट्स पे आ रहे हैं तो बेटा वहाँ पे प्रेशर के चेंजेस बहुत आते हैं। तो इससे किडनी फंक्शन टेस्ट पे फर्क पड़ता है। किस पे? किडनी फंक्शन टेस्ट। लाइक क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बेटा घट या बढ़ सकती है। किसकी? क्रिएटिनिन की, क्योंकि बेटा प्रेशर चेंज हो गया। एक नॉर्मल प्रेशर पे जितनी क्लियरेंस आती है अब हो सकता है घटे हुए प्रेशर पे उतनी क्लियरेंस आपको ना मिले, तो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस आपकी घट सकती है। सिमिलरली फॉर यूरिया, सिमिलरली फॉर यूरिया, इवन यू कैन से अमोनिया ऑल्सो। बॉडी में पता है यूरिन में बेटा फ्री अमोनिया भी एक्सक्रीट होता है। अमोनियम आयंस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड। ऐसा नहीं कि खाली यूरिया ही एक्सक्रीट होता है इन यूरिन।
फ्री अमोनिया आयंस और अमोनियम आयंस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड। हो सकता है बेटा वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो, ज़्यादा जनरेशन हो उनका, इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट कितना डिटोरिएट हो रहा है ओवर टाइम ये भी हमको देखना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जो किडनी स्टोन है ना, मान लो भी इनिशियली वो बहुत कम है, ठीक, इतना प्रेशर चेंज नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, 2 साल बाद वो इतने से इतना हो गया, अब वो बहुत सिग्निफिकेंट एरिया को हैम्पर कर रहा होगा, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेशर चेंजेस डाल रहा होगा। ऑल्सो बेटा वो जहाँ पे ग्रो कर रहा है वहाँ पे टिश्यू को भी डैमेज कर रहा होगा, हैम्परिंग द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। इसलिए सिस्टीन्यूरिया में ना बेटा फॉलो अप में या ट्रीटमेंट में KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर देखे जाते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस एंड्स टुडेज क्लास।